डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिंगल शॉट में सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। आईटीजी मास्टर का ये कंटेंट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक इंडिया का मोस्ट व्यूड सब्सक्राइब कंटेंट रहा है। इसमें एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अब एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सरसाइज को सिंपल करने के लिए, बच्चों पर लोड कम करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे किस्म के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड में। तो आप पहले वाले जो एक्सरसाइज में हैं, और जो आप अगर नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के जो अभी हटा दिए वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो किसी भी चीज़ से कभी भी क्लियर नहीं होंगे बहुत। और आपका जेई नीट भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को दिए, और हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। हमारे ऐप से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियो आपको ऐप से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम स्टार्ट कर रहे हैं 14th एक्सरसाइज 14.1 in an n-type silicon which of the following statements is true? Electrons are majority carriers and trivalent atoms are the dopants. n टाइप का हमें पता है पेंटावेलेंट डोपेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, दैट्स इट। तो n टाइप जो होता है पेंटावेलेंट डोपेंट होता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम यूज करते हैं और electrons are majority charge carriers. That means number of electrons per unit volume is greater than number of holes per unit volume. Electrons are minority, no. Holes are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants. Yes, when electrons are majority, holes are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants. That's true. (14.2) Which of the statement given in exercise 14.1 is true for p-type semiconductors? For p-type semiconductors क्या होता है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होता है आपका, ट्राइवेलेंट डोपेंट होता है और होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स। तो holes are majority carriers and trivalent atoms are dopants. That's true. D. Let's see more. 14.3 Carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction bands separated energy band gap respectively equal to Eg carbon, Eg silicon and Eg germanium. Which of the following statements are true? This is very good question. आपको पता है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इस तरह से ग्रुप में होते हैं और जिस ग्रुप में होते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बैंड गैप एनर्जी डेफिनेटली कम होगा। दैट मीन्स बैंड गैप एनर्जी जर्मेनियम के लिए सबसे कम होगा, that is Eg germanium should be least, then Eg silicon more than it, and then band gap energy for the carbon. और यह बात हमेशा ट्रू है। द आंसर इज सी। रिवर्स ऑर्डर में आप देख सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। के नीचे जो एलिमेंट्स है वो तो ऑलमोस्ट मेटलॉइड हो गए और जर्मेनियम इस सेमीकंडक्टर, उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मेटेलिक कैरेक्टर इंप्रूव मिलेगा। 14.4 In an unbiased p-n junction, holes diffuse from the p region to n region because अनबायस्ड जंक्शन में होल्स जो होते हैं, जैसे आपने जंक्शन क्रिएट किया तो p साइड से होल डिफ्यूज होते हैं, होल रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन के कारण वो एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अट्रैक्ट्स देम? नो, नोबडी अट्रैक्ट देम। बेसिकली दे मूव विथ देयर रैंडम नेचर एंड ड्यू टू दैट दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशंस। They move across the junction by the potential difference. No, there is no potential difference that is responsible for their movement.
होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। बेसिकली डिफ्यूजन का कंसेप्ट यह है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं यह हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप फ्लो होगा। सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डी इज नॉट एट ऑल द अबव इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और यह हम थ्योरी में देख चुके हैं, डिफ्यूजन के कारण ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं हम। When a forward bias is applied to PN junction, forward bias is applied to PN junction, it raises the potential barrier. No, forward bias में potential barrier lower होता है. Reduces the majority carrier current is zero. No. Lowers the potential barrier. Yes. Potential barrier छोटा होता जाता है और कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर वह डिसअपियर भी हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर डिसअपियर हो जाता है। सो नन ऑफ अबोव इज आल्सो नॉट करेक्ट। लेट अस सी मोर। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मोर देन वन मे बी पॉसिबल। बेस, इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज एंड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। नो। हम जानते हैं बेस का साइज छोटा होता है और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, यह भी हम जानते हैं। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप। यस, दिस इज करेक्ट। बेस रीजन इज थिन, emitter, and this is collector, and lightly doped. Yes, the emitter junction is forward biased and collector junction is reverse biased. Also true. ट्रांजिस्टर एक्शन में हम देखते हैं इमिटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। पीएन है तो अलग होगा और एनपी है तो अलग, लीड्स अलग जगह कनेक्ट होगी, लेकिन जो भी होगा हमेशा पी साइड एन साइड से ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, मतलब फॉरवर्ड बायस होगा, वट एवर द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज। बोथ द इमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस नॉट। कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। For a transistor amplifier, the voltage gains remains constant for all frequencies. Is high at low frequencies and constant in the middle frequency range. Is low at high and low frequencies and constant at mid frequencies. Transistor amplifier में voltage gain high and low frequencies and constant at mid frequencies. अगर ट्रांजिस्टर के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उनसे यह इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वोल्टेज गेन जो है वह लो और हाई फ्रीक्वेंसीज पर कम होता है और कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है मिड फ्रीक्वेंसीज पर, जो कि उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज होती है। सो दिस इज करेक्ट। ऑल द वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आइए आगे देखते हैं हम। In half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz? What is output frequency of full wave rectifier for the same input frequency? हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज होगा इनपुट 50 के लिए, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा वह होगा डबल ऑफ दैट। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो हाफ वेव में यह पार्ट गायब होगा, केवल यही पार्ट पास होंगे, और फुल वेव में नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं इसकी एक फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक होती है, जबकि फुल वेव में यहां एक हो जाएगी फिर दूसरी भी हो जाएगी। तो यह इस तरह से होगा, बड़ा आसान है समझना इसे। नंबर ऑफ पल्सेस दे सकते हैं हम, फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है। तो इनपुट अगर फुल वेव में 50 है तो आउटपुट 100 हर्ट्ज होगा, जबकि हाफ वेव में सेम रहता है। 14.9
emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collected resistance is 2 kilo ohm is 2 volt. रेजिस्टेंस जो है वह 2 किलो ओम का है और उसका जो वोल्टेज सिग्नल हो रहा है, अपीयर हो रहा है, दैट इज ऑफ 2 वोल्ट. दैट मीन्स कॉमन एमिटर अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा. दिस इज कॉमन एमिटर, दिस इज रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस इज बेस. तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 किलो ओम है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट. दैट इज द मैक्सिमम बेसिकली, क्योंकि ऑडियो सिग्नल एक अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है. सपोज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100. फाइंड द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड बेस करंट. दिस इज आई बी बेस करंट एंड वी हैव टू फाइंड इनपुट वोल्टेज सिग्नल. दैट विल बी समवेयर हियर. सारे एलिमेंट्स में ड्रॉ. तो यहां करंट फाइंड करिए. सबसे पहले करंट कितना है इस सर्किट में. जो करंट है वह होगा V by R, that is 2 by 2 into 10 to the power 3, that is 10 to the power minus 3 एम्पियर. अगर यहां 10 to the power minus 3 एम्पियर है, करंट एम्प्लीफिकेशन 100 है, तो I आउटपुट अपॉन I इनपुट हम देखें तो वह 100 होगा. I इनपुट जो होगा I आउटपुट बाय 100 होगा और आई आउटपुट आप देख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 है, डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर, दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर. सो दिस इज बेसिकली आई इनपुट, दैट इज बेस करंट. क्योंकि आप यहां से देखेंगे दिस इज इनपुट करंट, दिस इज बेस करंट. फाइंड द इनपुट सिग्नल वोल्टेज. इनपुट सिग्नल वोल्टेज अगर आपको फाइंड करना है, एंड बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम. दिस ऑल सर्किट हैव रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम. बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम और बेस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है और उसमें करंट है 10 माइक्रो एम्पियर. तो V बेस कितना होगा, VB कितना होगा. यहां पर आपका इनपुट रेजिस्टेंस देखिए, यह होगा I इंटू आर. I आप देख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 5 है और R जो ऑलरेडी गिवन है 1 किलो ओम, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट, दैट इज 0.01 वोल्ट. तो बेस रेजिस्टेंस आपको पता है कितना है. सर्किट का रेजिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस देखेंगे आप इस तरह से, और यहां आपने सिग्नल अप्लाई किया है. सपोज रेजिस्टेंस आपके सर्किट में पूरे रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस द सिग्नल. सिग्नल के अक्रॉस इस पाथ से जो रेजिस्टेंस है वह 1 किलो ओम है. आसानी से फाइंड कर सकते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ, दैट इज 0.01 वोल्ट. तो आइए आगे देखते हैं हम. 14.10. Two amplifiers are connected one after the other in series, cascaded. The first amplifier has a voltage gain of 10 and second has a voltage gain of 20. If the input signal is 0.01 volt, calculate the output AC signal. This signal is alternating signal and this is the RMS value you can say. तो यहां पर गेन जो होगा वह दोनों के गेन का मल्टीप्लिकेशन होगा. फर्स्ट का गेन है 10, सेकंड का गेन है 20, टोटल गेन इज 200. वोल्टेज सिग्नल आउटपुट विल बी इनपुट विल बी 200, दैट इज द गेन. आउटपुट इज 200 into V in, that is 0.01. So it is just V output is just 2 volt. तो इंटरेस्टिंग है, सिंपल से क्वेश्चन है यहां पर. 14.11. A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap of 2.8 electron volt. Can it detect a wavelength of 6000 nanometer? I think 6000 के बजाय यह 600 नैनोमीटर होना चाहिए, और 6000 हो या 600 नैनोमीटर हो, आंसर तो एक ही होगा. नो, नो इज द आंसर. व्हाई इट इज नो एंड हाउ इट डिटेक्ट्स द फोटोन, आई विल टेल यू. बैंड गैप एनर्जी अगर आपका 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटोन जिसके
2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है, वह एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, उस फोटोन से एनर्जी गेन करके वह वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है, क्योंकि बैंड गैप एनर्जी जो है वह 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उससे एटलीस्ट 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का फोटोन चाहिए। अगर इससे कम एनर्जी का फोटोन मिलता है तो वह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऐसा नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। फोटोडायोड जो है वह रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और कैसे करता है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स अ पीएन जंक्शन बेसिकली। और डिप्लीशन लेयर में, उसके डिप्लीशन लेयर में अगर फोटोन पहुंचता है तो वहां एक बैंड इस तरह से ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वह एन साइड में आएगा, होल जो है वह पी साइड में जाएगा। तो यह तो बहुत कम एनर्जी है। अगर आप देखें, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज 12400 डिवाइड बाय 600 नैनोमीटर को अगर मैं 6000 एंगस्ट्रॉम भी लेता हूं तो स्टिल इट इज लेस देन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज अबाउट 2.0 समथिंग, बट नियरली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले सकते हैं। अगर 6000 नैनोमीटर लेना है तो वो तो और भी छोटी एनर्जी होगी, वह 60,000 एंगस्ट्रॉम, और भी छोटी एनर्जी होगी, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जो कि ऑब्वियसली 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इट कैन नॉट डिटेक्ट इट। डिटेक्शन तभी होगा जब यहां पर एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना जरूरी है, जिसके लिए बैंड गैप एनर्जी की जरूरत होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, आगे देखते हैं हम। 14.12 The number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 to the power 28. This is doped simultaneously with 5 into 10 to the power 22 atoms per meter cube of arsenic. आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए 5 into 10 to the power 22 एटम्स है पर मीटर क्यूब। दिस इज डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक। एंड 5 into 10 to the power meter cube atoms of indium. Indium is also 5 into 10 to the power 20 atom. This is 5 into 10 to the power 20 atoms, not the 22 per meter cube. This is the doping concentration of indium. Calculate the number of electrons and holes given that Ni is 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. Is the material N type or P type? आर्सेनिक पेंटावेलेंट है और इंडियम ट्राइवेलेंट है। आर्सेनिक आपने ज्यादा मिलाया है, इंडियम आपने कम मिलाया है। आप देख सकते हैं 10 to the power 20 है, यहां पर पावर 22 है। What will happen first and what should be the final concentration and what is the rule about that? Simple rule is that number of hole into number of electron concentration जो है Ni स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। जब केवल एक इंप्योरिटी मिलाते हैं, सपोज हमने अगर आर्सेनिक मिलाया, सिर्फ आर्सेनिक मिलाया, तो आर्सेनिक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ले लेते हैं हम। और अगर सिर्फ इंडियम मिला है तो हम नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन को उसके इक्वल ले लेंगे। लेकिन यह दोनों एक साथ डोप किए गए हैं, तो क्या होगा? अब क्या होगा, क्रिस्टल में आर्सेनिक के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इंडियम के कारण ऐसी लोकेशन होगी जहां पर यह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा और हमेशा वो इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब इंडियम आर्सेनिक से मिलने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को जरूर कम करेगा। तो आर्सेनिक
से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पावर 22 या पावर 20 है। तो स्टिल आपने जो डोपिंग करी है वह उसमें पेंटावेलेंट जो है ट्राइवेलेंट से बहुत ज्यादा है, 100 टाइम्स है। लेकिन फिर भी आर्सेनिक का 1%, क्योंकि यह 100 टाइम्स कम है, आर्सेनिक के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोवाइड करेगा आर्सेनिक, उसका 1% इंडियम कैप्चर कर ही लेगा। तो इसका 99% 0.99% ऑफ आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन का है, तो वो होगा 4.95 10 टू द पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब। और इसके इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशंस ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? आप देखिए, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में आर्सेनिक की डोपिंग बहुत ज्यादा है, मिलियन टाइम्स ज्यादा है। तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम देखें तो वहां पर इतने होल्स होना चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी इतने होना चाहिए, होल भी इतना होना चाहिए, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे, मिलियन टाइम्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे उनको आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले लेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक लेंगे। लेकिन आर्सेनिक का भी केवल 99% ले रहे हैं। क्यों 99% ले रहे हैं? क्योंकि इंडियम ने वहां पर 1% डोपिंग को कैंसिल कर दिया है, दैट इज श्योर। तो यहां पर Ne जो है वो हमारा मिल गया है हमें, दिस इज Ne बेसिकली, और Ni स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है तो NH फाइंड कर सकते हैं हम यहां से। यह भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मानी जाएगी होती है यहां पर, Ni स्क्वायर अपॉन Ne, यह Ni स्क्वायर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 होगा, उसका स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय Ne, दैट इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर 22। इसे सिंप्लीफाई करें तो वह होगा 4.54 समथिंग 4.5454 समथिंग। तो मैं उसे राउंड ऑफ कर रहा हूं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, इंटू 10 टू द पावर 9। दिस इज द होल कॉन्सेंट्रेशन और दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन। एनसीईआरटी में आंसर कुछ डिफरेंट है, 4.75 है, लेकिन दोनों आंसर एक दूसरे के नियर है, और नियर बाय आंसर इक्विवेलेंट आंसर ही सही होता है हमेशा। इसमें एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने बोला NH इज इक्वल टू 4.75, तो यह भी एक प्रकार से गलत है, क्योंकि यहां पर अप्रोक्सीमेट सही होगा। हालांकि 1% को तो हम फिजिक्स में नेग्लिजिबल मानकर ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं, 1% को तो राउंड ऑफ भी कर देते हैं हम, तो 1% तक तो राउंड ऑफ कट ऑफ तो करते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी सीधी सी बात है यहां पर। आइए देखते हैं आगे। और यह आपको समझने के लिए, आपको इसको अच्छे समझने के लिए थ्योरी में यह डेरिवेशन जरूर समझना चाहिए, जिससे आप इस कंसेप्ट को समझ सकें। In an intrinsic semiconductor, the energy gap Eg is 1.2 electron volt. Its whole mobility is much smaller than electron mobility and independent of temperature. What is the ratio between conductivity at 600 Kelvin and that 300 Kelvin? इस बात का मतलब हमें क्या समझना चाहिए? होल स्मॉलर है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से, इसका मतलब हम होल की मोबिलिटी और उसके करंट जो करंट है उससे ऑलमोस्ट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और assure that temperature dependence of intrinsic carrier concentration Ni is given by Ni is equal to N naught exponent e to the power minus Eg by 2 kBT, where N naught is a constant and Kb is Boltzmann constant and T is the absolute temperature, Eg is the band gap energy. तो इसका मतलब यह हुआ, हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो बिटवीन कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो कंडक्टिविटी का जो रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा, वह Ni एट 600 केल्विन डिवाइड बाय Ni एट 300 केल्विन होगा।
इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एन आई एट 600 केल्विन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, जो कंडक्टिविटी होगा एन आई के प्रोपोर्शनल होगा, और एन आई जो होगा वह यहां से फाइंड कर सकते हैं एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी बाय 2kb 600 Kelvin divided by n naught, which is a constant, e to the power minus eg band gap energy divided by twice Boltzmann constant 300। कंडक्टिविटी का रेशो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वह इस तरह से है। और हमने एन नॉट कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ई टू द पावर माइनस ई जी बाय 2k बोल्ट्जमैन माइनस 1/600। यहां पर माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो 1/600 माइनस 1/300 होगा, तो यह हो जाएगा 1/600 माइनस 1/300, यह होगा माइनस 1/600। तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा और यहां होगा 600। यह वैल्यू फाइंड करना है आपको। द रिक्वायर्ड रेशियो इज e to the power band gap energy that is 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आप उसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय ट्वाइस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 to the power minus 23 into 600। Solving this we will get e to the power 11.6, that is nearly 10 to the power 5, that is 10 to the power 5, nearly 10 to the power 5। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम 14.14। In a PN junction diode, the current I can be expressed as I is I naught exponent, that is e to the power EV, this is electronic charge, voltage, twice kb, that is Boltzmann constant, temperature, Kelvin temperature, minus 1, where I naught is called reverse saturation current। थ्योरी में हमने देखा है ये V is the voltage across the diode and is positive for forward bias and negative for reverse bias, that we have also seen, and I is the current through the diode। kb is the Boltzmann constant 8.6 into 10 to the power minus 5 electron volt per Kelvin, and T is the absolute temperature। If for a given diode I naught is 5 into 10 to the power minus 12 ampere and T is 300, then what will be forward current at a forward voltage of 0.6 volt। सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी वैल्यूज। I naught 5 into 10 to the power minus 12 एक्सपोनेंट दैट इज e टू द पावर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को आप यहां भूल जाइए क्योंकि आपको EV बाय K गिवन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यहां सिर्फ V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, दैट इज 0.6 EV हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ट्वाइस KB 8.6 10 to the power minus 5 into temperature in Kelvin, that is 300। -1 को डेफिनेटली आपको नेग्लेक्ट करना होगा, -1 को नेग्लेक्ट करना होगा। दिस इज अ बिग नंबर, this is a big number and this number is about 11.6, so it is 5 into 10 to the power minus 12 e to the power 11.6 minus 1। यह वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं और यह वैल्यू आपने काउंट करा था 10 to the power 5, नियरली 10 to the power 5। उसके अगेंस्ट -1 को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो यह हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power 5। so this current is I is 5 into 10 to the power minus 7, that is 0.5 microampere, while answer given in NCERT book is different। What will be increase in current if the voltage across the diode is increased to 0.7 volt। अगर हम यहां पर 0.6 की प्लेस पर 0.7 यूज करते हैं तो इनिशियल करंट को मैं I1 लिख रहा हूं, अब मैं I2 लिखूंगा यहां पर।
I2 की वैल्यू होगी I नॉट, दैट इज 5 इंटू 10⁻12 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ, अब यहां पर 11.6 के बजाय 13.5 होगा, और इसे यदि आप सिंप्लीफाई करें तो यह हो जाएगा 5 इंटू 10⁻12, यह वैल्यू जो होगी 7.5 इंटू 10⁻5 होगी। उसके कंपैरिजन में हम -1 को फिर से नेग्लेक्ट करेंगे। दिस इज 7.5 इंटू 10⁻5। सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3.75 माइक्रो एम्पियर। So what is the increase? The increase in current we have to find delta I, that is I2 minus I1, that is 3.75 microampere minus 0.5 microampere, that is 3.25 microampere. What is the dynamic resistance? Dynamic resistance, that is change in voltage divided by change in current. Change in voltage very clear, 0.7 आपका फाइनल वोल्टेज है, इनिशियल 0.6 है, चेंज इन वोल्टेज होगा 0.7 माइनस 0.6 डिवाइड बाय चेंज इन करंट जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 3.25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। सो दिस इज 0.1 अपॉन 3.25 इंटू 10⁻⁻6। Solving this, it is nearly 30 kilo ohm. Again, it is very different from the answer. I think I नॉट की वैल्यू जो है वह 10⁻12 के बजाय कुछ और होना चाहिए थी क्वेश्चन में, जिससे हमें डिफरेंट आंसर मिलता, लेकिन अभी आई नॉट की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में है वह काफी डिफरेंट है, दैट इज 5 इंटू 10⁻12 है, इसलिए हमारे आंसर एनसीईआरटी से डिफरेंट आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वहां कुछ गड़बड़ हुई हो टाइपिंग में, लेकिन हमारा आंसर इस डाटा के साथ बिल्कुल सही है। सो व्हाट विल बी द करंट इफ रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट। अगर आप यहां V को -1 या -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सपोनेंट e टू द पावर, एक्सपोनेंट दैट इज e टू द पावर -40 -80 अबाउट, दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और उससे हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, -1। सो I नॉट फॉर V इज इक्वल टू -1 वोल्ट और V is equal to -2 वोल्ट और एनी रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि रिवर्स वोल्टेजेस के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट जैसा कि नाम से ही साफ समझ में आता है, इट इज अ सैचुरेटेड करंट दैट विल नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन वोल्टेज। तो I will be equal to I नॉट, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू I नॉट। I नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट, माइनस I नॉट का मतलब यह हुआ कि यह करंट जो है आपका नेगेटिव है। तो I नॉट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि I नॉट क्या होता है और वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। अगर वो बात आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर कि वोल्टेजेस पर डिपेंड नहीं करता, वंस इट इज इन रिवर्स सैचुरेशन मोड इट विल नॉट अफेक्टेड बाय एनी वोल्टेज। Obviously this voltage should be significant, not very small, reverse current, reverse voltage। तो आगे देखते हैं what will be the current. Current will be simply I is equal to minus I naught. So this is the answer. 14.15, you are given the two circuits as shown in figure. Show that circuit A acts as OR while the circuit B acts as AND गेट। देखते हैं कि यह कौन सा सर्किट है, यह नॉर गेट है, और यहां अगर आपका सिग्नल A है, यहां अगर आपका सिग्नल B है, तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, आपको यहां क्या आउटपुट मिलेगा। आप देखिए यहां जो आउटपुट होगा वह A प्लस B बार होगा। क्यों A प्लस B बार होगा, क्योंकि नॉर गेट का आउटपुट होता है A प्लस B और उसके आगे इस तरह से एक छोटा सा जीरो होता है, तो उसका आउटपुट होता है निगेशन ऑफ दैट। तो इसको आप एक बात ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज ए OR गेट इन सीरीज विथ ए नॉट गेट, दिस इज OR गेट, दिस इज नॉट गेट,
अगर ऑर गेट नॉट गेट को आप एक साथ लिखिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आप उसे डिनोट कर सकते हैं, दिस इज कर्व्ड स्मॉल बबल। तो इसका मतलब यह हुआ, तो यहां जो दिख रहा है बेसिकली वह यह है, तो इसकी जगह अगर मैं यह सब्स्टिट्यूट करता हूं सीरीज में, फिर नॉट गेट हो जाएगा, इसका फिर बार आपको लेना होगा, दैट इज ए प्लस बी। दैट मीन्स इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो वह सर्किट यह होगा। नॉट गेट सीरीज में, फिर एक नॉट गेट, नॉट गेट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इट इज जस्ट और गेट। देखिए आप यहां पर क्या हो रहा है, इसका ट्रूथ टेबल आपको फाइंड करना चाहिए। ट्रूथ टेबल से आपको पता चलेगा कि यह क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रूथ टेबल इज बेस्ट थिंग दैट विल टेल यू what kind of this circuit is, what kind of logic it is. If this is A, then this signal will be A bar, because it is not get, it will make a bar of that. यहां अगर सिग्नल B है तो यहां B बार सिग्नल होगा, तो अब यहां सिग्नल हो गया आपका B बार, यहां सिग्नल हो गया A बार। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक और गेट है, उसके सीरीज में नॉट गेट है, तो और गेट के बाद आउटपुट क्या होगा, और गेट के बाद आउटपुट होता है ए बार प्लस बी बार, लेकिन उसके सीरीज में नॉट गेट होने के कारण यह इसका बार हो जाएगा। अब हम इससे बूलियन अलजेब्रा से इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ए बार प्लस बी बार, बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमने देखे थे, आपको शायद याद हो। ए बार प्लस बी बार को आप लिख सकते हैं ए बी होल बार, एक और रिलेशन होता है सिमिलर, वो हम आगे देखेंगे। तो इसे आपने लिख दिया ए बी होल बार, लेकिन एक बार और है तो वह बार, डबल बार दैट मीन्स सिंपली ए बी, दैट इज एन आउटपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू बी, और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी। तो आगे देखते हैं हम, और हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं 14.16, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर connected as given in figure. This is NAND gate. NAND because there is a bubble in front of AND gate. यहां अगर सिग्नल A है तो यहां भी सिग्नल A होगा, जहां जहां वायर यह कनेक्ट हो रहा है वहां भी सिग्नल A होगा, यहां सिग्नल A है तो यहां भी सिग्नल A होगा। और AND गेट के अक्रॉस आउटपुट कैसे निकालेंगे आप, अगर यहां A है यहां B है तो इसका आउटपुट होता है AB, दैट इज Y। तो यहां पर अगर A है यहां भी A है तो आउटपुट क्या होगा, जैसा कि यहां हम आउटपुट देखें तो वह आउटपुट होगा A इंटू ए, लेकिन उसके आगे नॉट है, तो फाइनल आउटपुट जो होगा यहां पर A इंटू ए और उसका बार, A इंटू ए तो होता है A इटसेल्फ और A बार हो जाएगा फाइनली ये। अगर A बार है तो आप आउटपुट देखिए, A is the input and Y is the output. When A is 0, when A is 0, it is 0, 0 to the bar that is 1, 0 का बार 1 और 1 का बार 0, तो 1 का बार 0। तो ट्रूथ टेबल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं अगर आपके पास लॉजिक गेट है तो दिस इज द ट्रूथ टेबल, वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y हो जाएगा 1, क्योंकि 0 का बार 1 होगा, और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर तो 1 का बार हो जाएगा 0। सो y इज लाइक दिस। आगे देखते हैं हम, यू आर गिवन टू सर्किट्स एज शोन इन फिगर 14.46 which consist of NAND gates. Identify the logic operation carried out by the two circuits. सबसे पहले सर्किट को हम देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर।
यह क्या है? सपोज यहां x है, यहां क्या होगा? यहां भी x होगा, यहां भी x होगा। अगर x यहां है तो यहां x है, यहां x है। x का एंड क्या होगा? x इंटू एक्स, और उसके आगे बबल है तो वो x बार होगा। तो y क्या हो गया? y हो गया x बार, दैट इज ऑब्वियसली x बार। फिर से देखिए आप, अगर यहां x आउटपुट है सपोज, तो यहां सिग्नल x होगा, यहां भी सिग्नल x होगा। एंड गेट का आउटपुट होता है x इंटू एक्स, क्योंकि a इंटू बी होता है, वहां a भी x है, b भी x है, तो एंड गेट का आउटपुट जाएगा x इंटू एक्स। लेकिन एक बबल है तो उसके ऊपर बार भी हो जाएगा, मतलब उसका नेगेशन हो गया। x इंटू एक्स होता है x, जैसा कि हम जानते हैं a इंटू ए, b इंटू बी होता है b। लेकिन अगर आप देखिए तो y हो गया x बार। इसका मतलब यह पूरा सर्किट क्या कर रहा है? यह सर्किट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए नॉट गेट। और यह सर्किट क्या है? यहां a है, यहां b है। अगर आप नैंड गेट, इस नैंड गेट को ब्रेक करें तो यह ऐसा होगा। दिस इज द नैंड गेट। आप देख सकते हैं दिस इज नैंड गेट, यहां x है तो यहां क्या हो गया? x बार। दैट मीन्स दिस इज जस्ट दिस ऑल इट इज जस्ट नॉट गेट। तो एंड और नॉट से मिलके बनता है नैंड। यह बात आपको पता होना चाहिए। नैंड गेट जो होता है एंड गेट के सीरीज में नॉट गेट लगाने से होता है, जिसको हम कंबाइंडली एक सिंबल की तरह यहां लगा देते हैं, सिंबल। तो बबल नहीं है तो ये एंड गेट हो गया, बबल है तो नैंड गेट हो गया। दैट्स इट। अब सीरीज में दो नॉट गेट कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि बार का बार कैंसिल। यहां पर आउटपुट साफ देख सकते हैं, a इंटू बी होगा, तो यहां आउटपुट होगा उसका नॉट, मतलब a b बार होगा। और अगर यहां देखें तो इसका फिर बार, दैट इज a b डबल बार। a b डबल बार इटसेल्फ इज a b। तो इतना सब कुछ जो होगा a b के लिए आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या है आपका? y है, जो कि आपका a b है। दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। This is equivalent to a simple AND get. This is the answer. उसी तरह से इसे देखते हैं। दिस इज द सेकंड सर्किट। अभी हमने देखा कि यह क्या था? हमने देखा यह एक नॉट गेट था, यह भी एक नॉट गेट हो गया। अगर यह A है तो यह हो जाएगा सिंबल A बार, यहां पर सिग्नल हो जाएगा B बार। क्योंकि B अगर यहां पर है तो यहां पर आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा B बार, इसका आउटपुट होगा A बार, अगर इनपुट A है तो। A बार यहां पर, A बार यहां पर, A बार और A बार का नैंड गेट से आउटपुट। नैंड गेट का अगर आपको आउटपुट डायरेक्ट लिखना है तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं, A इंटू बी होल बार। दिस इज द डायरेक्ट आउटपुट ऑफ नैंड गेट। लेकिन यहां पर इनपुट A भी नहीं है, यहां इनपुट जो है वह A बार और B बार है। तो डायरेक्ट आउटपुट होगा A बार B बार होल बार। यह होगा y। दिस y इज बेसिकली A बार B बार होल बार। आप देख सकते हैं A बार B बार है, आउटपुट होगा A बार इंटू B बार, लेकिन नॉट गेट यहां पर सीरीज में, तो होल बार लगाना होगा हमें इस नैंड एंड के आगे जो नॉट है उसके करंट फिर से बार हो गया। अब हम फिर से बुलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स यूज कर सकते हैं। A बार B बार को आप क्या लिख सकते हैं? आप देखिए, मैं आपको बताता हूं यह फॉर्मूला। A बार B बार को आप लिख सकते हैं A प्लस B होल बार, और यह बुलियन अलजेब्रा की थ्योरम है। इस थ्योरम से आप इस तरह से लिख सकते हैं A बार B बार। आप देख सकते हो अगर होल बार लगाना है तो बीच में जो साइन मल्टीप्लिकेशन का है उसे प्लस करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन से मेरा मतलब एंड है, क्योंकि एंड आपने जब गेट्स पढ़ा होगा तो एंड और का जहां मतलब जो होता है प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल है वो बेसिकली एंड और को बताते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा और ये सब कुछ समझने में काफी बच्चों को मुसीबत होती है, मुझे मालूम है, और आपको थ्योरी में मैंने इसको अच्छे समझा है, आप देख सकते हैं। अब इसकी जगह
देख सकते हैं आसानी से, ए बार इंटू बी बार को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल बार, लेकिन यह बार अभी लगाना बाकी है, लेकिन डबल बार हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है, इसे आप कैंसिल मत करिए। इस फॉर्म में डबल, जब होल डबल बार है तो वो कैंसिल हो जाएंगे और यह होगा ए प्लस बी। दैट मीन्स दिस सर्किट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू a OR गेट, that is a symbol like this। तो यह इसका सिंबल है OR गेट, जस्ट है OR गेट। दैट इज द आंसर। Write the truth table for circuit given in figure below consisting of NOR gets and identify the logic operation OR and NOT which this circuit is performing। इस सर्किट का फाइनल ऑपरेशन हमें फाइंड करना है और हमें ट्रूथ टेबल, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर सर्किट गिवन इन दैट। ट्रूथ टेबल फाइंड करने के लिए हमें सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहिए, फिर ट्रूथ टेबल फाइंड करना चाहिए। और मैं यहां पर इस सर्किट की पूरी एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। तो देखिए, अगर यहां ए है, यहां बी है, तो यहां क्या होगा सिंबल, यहां होगा ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां एक नॉट भी है, क्योंकि और गेट का आउटपुट तो ए प्लस बी होता है, लेकिन उसके आगे नॉट गेट लग गया तो ये हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट मतलब ए प्लस बी होल बार। अगर यहां ए प्लस बी होल बार है तो यह सर्किट यहां भी ए प्लस बी होल बार इनपुट होगा और इनपुट यहां भी ए प्लस बी होल बार होगा। यहां भी आपका इनपुट ए प्लस बी होल बार होगा और ए प्लस बी होल बार का फिर से आपको नॉर फाइंड करना है। ए प्लस बी होल बार यहां भी है, ए प्लस बी होल बार यहां भी है, तो आपका वाई क्या होगा, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं वाई क्या होगा। इसे आप एक्स की तरह लीजिए, इसे आप वाई की तरह लीजिए, तो वाई क्या होगा, वाई होगा एक्स प्लस वाई होल बार। लेकिन आपका एक्स क्या है, आपका एक्स है, आप इसे एक्स मत लिखिए, इसे वाई मत लिखिए, इसे जेड लिखिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसे आप अगर एक्स लेते हैं, इसे जेड लेते हैं, तो वाई क्या होगा, एक्स प्लस जेड होल बार। तो यहां आपने देखा, इसे एक्स की तरह लिखता हूं मैं, तो क्या होगा देखिए, यह होगा ए प्लस बी होल बार प्लस ए प्लस बी होल बार एंड होल बार। तो y क्या हो गया, आप देखिए y हो गया a प्लस बी बार प्लस a प्लस बी होल बार एंड होल बार। करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, फिर से थ्योरम यूज करते हैं। a प्लस बी बार और a प्लस बी बार को आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होल बार। सिंगल सिंगल बार थे, सेपरेट सेपरेट बार थे, बीच में प्लस था, प्लस को मैंने कर दिया मल्टीप्लिकेशन और सेपरेट बार को मैंने एक सिंगल बार से रिप्लेस कर दिया, जबकि ये बाहर वाला बार आपको अभी भी यूज करना है। तो दो बार एक के ऊपर एक इक्वल लेवल के कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली यह होगा ए प्लस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस बी इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि भैया a इंटू ए होता है a, तो ये इंटू ये हो जाएगा ये, a इंटू ए हो जाएगा a, तो ये इंटू ये हो जाएगा ये। दैट्स इट, दिस इज व्हाट OR गेट। वी हैव फाइंड द परफॉर्मेंस, क्या सर्किट परफॉर्म कर रहा है ये तो आपको पता चल गया। दिस इज द आउटपुट ऑफ ए OR गेट। और ट्रूथ टेबल बना लीजिए अब तो आप आसानी से। ए है आपके पास, बी आपके पास है, वाई आपके पास है। ए अगर 0 है, बी अगर 0 है, तो वाई भी 0 होगा। ए अगर 1 है, बी अगर 0 है, तो यहां 1 होगा। ए अगर 0 है, बी अगर 1 है, तो यहां 1 होगा, यहां 1 है तो यहां 1 है तो यहां 1 होगा। दैट इज बिकॉज 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। यह मैं थ्योरी में अच्छे से बता चुका हूं किसके प्लस क्या होता है, क्यों होता है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो इंटरेस्टिंग है, आइए आगे देखते हैं हम।
The truth table for the circuit given consisting of NOR gates only. Identify the logic operation OR and NOT performed by the two circuits. इस सर्किट को देखते हैं. अगर यहां A इनपुट है तो यहां इनपुट आपका A होगा, यहां भी इनपुट A होगा. सेम वायर का इनपुट है यहां पर. यह है आपका NOR गेट. इसका आउटपुट Y जो होगा A प्लस A अगर आप लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि यहां एक नॉट भी है, इसलिए इसके ऊपर नॉट लगा दीजिए. तो Y जो हो जाएगा A प्लस A होल बार. और गेट का आउटपुट A प्लस A होगा. सामने उसके सीरीज में एक बबल है, इसका मतलब होल हो जाएगा नॉट. A प्लस A होता है A, यह बात हम जानते हैं. A प्लस A होता है A. बेसिक ऑपरेशन से हमारा यह A प्लस A हो जाएगा A, तो यह हो जाएगा Y इज इक्वल टू A बार. अब आप यहां देखिए, दैट मीन्स दिस सर्किट इज नॉट गेट, सो इट इज ए नॉट गेट ओनली. नॉट गेट ऑपरेशन है यहां पर. और यहां A है, यहां B है. यह आपका नॉट गेट हो जाएगा, यह आपका नॉट गेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल. तो यहां हो जाएगा A बार, यहां हो जाएगा उसका नॉट, B का नॉट, दैट इज B बार. फिर से आपके सामने एक और गेट है और उसके सीरीज में नॉट गेट है. तो Y क्या होगा, ये वाला Y क्या होगा, A बार प्लस B बार का सम क्या होगा और गेट से. यह हो जाएगा A बार प्लस B बार, लेकिन इस नॉट के कारण टोटल एक बार लग जाएगा यहां पर. A बार B बार का और गेट से आउटपुट होगा A बार प्लस B बार, लेकिन इस नॉट के कारण टोटल बार हो जाएगा. अब हम थ्योरम यूज करेंगे हमारी. तो A बार प्लस B बार, A बार प्लस B बार को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कर दीजिए तो हो जाएगा A इंटू B. लेकिन जो सिंगल सेपरेट बार थे उसको कंबाइंड बार कर दीजिए, दोनों को चेंज कर दीजिए. तो A बार प्लस B बार को हम लिख सकते हैं A B होल बार, लेकिन यह होल बार ऑलरेडी है, बार बार कैंसिल, दिस इज A B. So Y is AB basically. So this is the operation performed by this circuit is AND. This is AND gate. ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं. A है, Y है, A 0 है तो Y 1 है, A 1 है तो Y 0 है. और AND गेट की ट्रूथ टेबल तो आधी रात में बनाई जा सकती है. A B and Y is this. A 0 into 0 is 0. 1 into 0 is obviously 0. 0 into 1 is again 0. 1 into 1 is 1. This is the truth table for your AND gate. Not difficult at all. तो आइए आगे देखते हैं हम.